ठीक है, तो एक तो मैंने ये बताया था कि जो आपका फॉर्मेट है, जैसे 2021 की बात करें तो जो 80 क्वेश्चंस आते हैं वो लगभग वो 200 मार्क्स के हैं, जिसमें 66 क्वालिफाइंग है। 2/3 पार्ट इस 200 का 2/3 अराउंड 140 जो है वो आपको मैथ्स प्लस रीजनिंग आते हैं, एक मेजर सेक्शन है, और 1/3 जो है कॉम्प्रिहेंशन है। तो दूसरा यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको कराए थे, जैसे मैंने एक ये क्वेश्चन आपको कराया था कि सपोज इन एन एग्जाम देर आर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस and all questions need to be attempted. Okay, on each correct correct answer plus 2 marks will be allotted, and on each wrong answer 1 mark will be deducted. So if a candidate score 140 marks, then how many of them answered wrongly? ठीक है, 100 के 100 अटेम्प्ट किया उसने, उसका अगर स्कोर 140 बैठा तो उसने कितने क्वेश्चन गलत किए। तो अब एक तो बेसिक होता है कि भाई नंबर ऑफ राइट प्लस रॉन्ग क्वेश्चन 100 के बराबर हो गया, फिर एक्स क्वेश्चन, सपोज जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन उसने सही किए वो एक्स हैं, तो एक क्योंकि हर एक 2 नंबर का है तो 2 × x उसके टोटल मार्क्स हो गए, और गलत करने पे -y × 1 है बेसिकली, इक्वल टू 140 हो गया। ठीक है, तो 2 इक्वेशन दोनों सॉल्व कर लिया। अच्छा, दूसरा वो तरीका कि लॉस पर क्वेश्चन अगर देखें तो 3 मार्क्स का। क्यों 3 मार्क्स का? क्योंकि एक क्वेश्चन सही करने पे उससे 2 नंबर मिल रहा था, वो भी गया गलत होने पे, साथ में 1 नंबर पेनल्टी, तो टोटल जो मार्क्स उसके पर क्वेश्चन जो लॉस होगा वो 3 मार्क्स का होगा। ठीक है ना? तो अगर 100 के 100 क्वेश्चन वो सही करता तो उसके 200 नंबर आते, लेकिन एक्चुअल स्कोर 140 बैठा, तो डिफरेंस कितने का हुआ? 60 का। ये 60 मार्क्स गलत आंसर देने पे गए। तो एक क्वेश्चन पे 3 नंबर, तो 60 क्वेश्चन के 60 मार्क्स कितने क्वेश्चन पे गए होंगे? 20 उसने गलत किए होंगे, 20। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन मैंने ये कराया था, और इसी के पैरेलल क्वेश्चन जो आपको जो इस बार का क्वेश्चन आया हुआ है, और दूसरा इसमें ये मैंने बताया था कि कभी कभी क्या करते हैं, इसमें जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो ये है कि हो सकता है आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ना देके स्कोर दे रखा हो, और जैसे मान लो 152 किसी एग्जाम में उसके स्कोर आते हैं ना, और हर एक करेक्ट आंसर के लिए 1 नंबर है, और गलत आंसर देने के लिए पेनल्टी है 0.25 का। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे एग्जाम में? तो दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, तो जैसे एक वो आ गया तो किसी में हो सकता है आपको इस तरह दे दे, तो इसमें क्या होता है कि ऑप्शन से चलते हैं। तो ऑप्शन से चलेंगे, जैसे मान लो 180, सपोज क्या उसने 189 क्वेश्चन सही किया, 189 वाला ऑप्शन सही, सपोज टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 189 है, तो 189 होने का मतलब क्या होगा? अगर वो टोटल के टोटल सही करता है तो उसका स्कोर 189 होगा, लेकिन एक्चुअल स्कोर 152 आया, तो 37 मार्क्स का लॉस हुआ उसे। अब पर क्वेश्चन जो लॉस होगा वो 1.25 का होगा। 1.25 क्यों होगा? क्योंकि 1 नंबर जो मिलना था सही करने पे वो गया, और साथ में पेनल्टी, तो 1.25 क्वेश्चन का लॉस होगा पर क्वेश्चन, मार्क्स का लॉस होगा पर क्वेश्चन। तो अब ये जो जो टोटल 37 मार्क्स, ये 1, अगर ये डेटा सही है, ठीक है, तो ये 37 डिवाइडेड बाय 1.25, ये कोई इंटीजर आना चाहिए, और 37 को 1.25 से डिवाइड करें कितना आएगा? 29.6 आएगा ना। तो जैसे मान लो 29.6 आ गया, तो 20, ऐसा तो होगा नहीं कि वो 29 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन का 0.6 पार्ट सही करे, तो ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम दूसरे क्वेश्चन को उठाएंगे, दूसरे ऑप्शन को उठाएंगे 182। तो 182 अगर वो सारे सही सॉल्व करता है, ऑप्शन सब सही है, तो 182 स्कोर होगा, लेकिन एक्चुअल स्कोर आया 152। तो 30 मार्क्स गलत करने पे गए, तो 30 डिवाइडेड बाय 1.25, तो जिसमें इंटीजर आ जाए वो आंसर होगा। ठीक है ना? इस तरह क्वेश्चंस का मतलब ये ट्रिक होता है, 32 डिवाइडेड बाय 1.25, तो ये करेंगे तो ये 24 आ जाएगा। तो ये तो चले फिर भी सेंस बनाता है कि इस तरह आप ऑप्शन को देख लेंगे। तो एक तो वो क्वेश्चन जो आपकी यूपीएससी में जो इस बार 2021 में पूछा हुआ है वो ये है, हो सकता है यूपीपीसीएस वगैरह में या कहीं किसी और एग्जाम में या इसी में नेक्स्ट टाइम ये पूछ दे। तो ये देखिए, अगर 2021 का क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, ये यहाँ पे क्या कि इस बार जो क्वेश्चन है उसमें 90 क्वेश्चन थे टोटल, एक क्वेश्चन को सही करने पे 5 मार्क्स और गलत के लिए 2 मार्क्स निगेटिव है। टोटल स्कोर 387 बैठा, तो नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चंस कितने थे? रॉन्गली आंसर्ड क्वेश्चंस, तो अगेन वही सेम टेक्निक, 5 मार्क्स मिलने थे क्वेश्चन सही करने पे, वो गए, साथ में 2 पेनल्टी, टोटल 7 मार्क्स लॉस हुआ पर क्वेश्चन। और आपका अगर वो 90 के 90 टोटल सही करता तो 450 स्कोर होता, लेकिन स्कोर रहा 387, तो कितने मार्क्स चले गए गलत क्वेश्चन में? 63।
एक एक क्वेश्चन गलत करने पे 7 मार्क्स का लॉस हुआ, तो 63 कितने क्वेश्चन के लिए होगा? 9। तो आंसर कितना हो गया? 9। ठीक ना। तो ये इसका, ये मैंने इससे पहले वाली क्लास में बताया था आपको। अब आगे देखते हैं इसमें। और मैंने टाइम एंड वर्क का एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था, टाइम एंड वर्क का। मैंने कहा था इसमें 4-5 तरह क्वेश्चन, जैसे आप 2021 का पेपर देखें तो आपको 2 क्वेश्चन आए हुए हैं टाइम एंड वर्क से। तो उन दोनों क्वेश्चन का जो बेसिक है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन का, तो आपके यहाँ जो क्वेश्चंस आते हैं, एक तो टैप एंड सिस्टम्स के क्वेश्चंस आते हैं, और दूसरा ये मेन एंड वुमेन, मेन और वुमेन, ये क्वेश्चन होता है कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव वर्क डन। ठीक ना, इस तरह क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने ये कहा था, जैसे सपोज किया कि कोई कैंडिडेट किसी वर्क को 10 डेज में कंप्लीट करता है, और उसी वर्क को कैंडिडेट बी जो है 15 डेज में कंप्लीट करता है, तो ऐसा नहीं करेंगे कि ए और बी मिलकर उस काम को 25 डेज में ऐड कर दिया, ये ठीक है ना। क्योंकि जब 2 लोग मिल जाएंगे काम जल्दी होगा। तो बेसिकली एक तो वो जो स्टैंडर्ड वे होता है कि 1 डे वर्क निकाल के हमने ऐड कर दिया, ए अगर किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है तो एक दिन में उस काम का 1/10 हिस्सा करेगा। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन हम यूनिफॉर्म मानते हैं, वर्किंग रेट यूनिफॉर्म, अनलेस कुछ दिया ना हो तो यूनिफॉर्म मानते हैं। यूनिफॉर्म का सेंस ये होता है कि जैसे पहले दिन उसने अगर 2 यूनिट वर्क किया तो 2 दिन में 4 यूनिट वर्क करेगा। ठीक है, तो बी का भी वर्किंग रेट निकालिए कि बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, पूरे टोटल काम का 1/15 पार्ट, तो दोनों मिलके एक दिन में यहाँ इतना करेंगे, ये 1/6 आया। लेकिन ये 1/6 एक दिन का काम हुआ, तो टोटल काम 6 दिन का होगा, तो फिर दोबारा रेसिप्रोकल लेना होता है। और दूसरा तरीका क्या होता है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप एलसीएम मेथड यूज करेंगे। बेसिकली एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है, जैसे दो भी चीज, किसी भी 2 चीज को कंपेयर करना हो ना, तो मैथमेटिकली क्या करते हैं, आप उनका एलसीएम लिख कंपेयर, इससे बहुत से क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। तो मैंने क्या कहा कि जब भी किसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ डेज आपको दे रखा हो, तो पहला काम करेंगे उसका एलसीएम लेंगे, और जो भी एलसीएम या एलसीएम का मल्टीपल वो भी ले सकते हैं। जैसे 30 का मल्टीपल 60 है, ठीक है ना, 120 कोई भी ले लो, उससे भी आंसर आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 10 15 का एलसीएम 30, और जो एलसीएम है उसी को टोटल यूनिट ऑफ वर्क मान लेंगे, टोटल यूनिट ऑफ वर्क। तो ए का वर्किंग रेट कितना हुआ, देखिए ए किसी काम को अगर 10 दिन में कंप्लीट करता है, और मान लो टोटल वर्क है 30 यूनिट, तो 30 यूनिट को 10 दिन में करेगा, मतलब वर्किंग रेट क्या हुआ, 3 यूनिट पर डे उसने किया होगा। एक दिन में 3 यूनिट करेगा, 10 दिन में 30 यूनिट वर्क कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरह बी का वर्किंग रेट निकालेंगे, 30 में इसके नंबर ऑफ डे से डिवाइड कर 2 यूनिट पर डे, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 5 यूनिट पर डे। तो अब वर्क कितना है, वर्क है 30 यूनिट का, तो अगर दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट करते हैं, तो 30 यूनिट कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 6 डेज में। तो ये इसका बेसिक है, इसको हम फॉलो करेंगे। ठीक है ना, ये इसका बेसिक, इसको फॉलो करेंगे। अब इसमें कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे मैंने कुछ और कराए थे। एक क्वेश्चन मैं और समझा दूं उसके बाद। जैसे सपोज किया कि ए किसी वर्क को 18 डेज में कंप्लीट करता है, और ए और बी मिलके उसी सेम वर्क को, है ना, सेम वर्क, ऐसे क्वेश्चन जब तक कुछ दे नहीं रखा हो, सेम वर्क 12 डेज में कंप्लीट करता है। ऑब्वियसली 2 लोग मिल जाएंगे, तो जब दिन तो 18 से कम ही लेंगे, 18 या 18 से कम लेंगे। ठीक है, तो अब अगर उसी सेम काम को बी को अकेले करना हो तो कितना दिन होगा। तो पहला स्टेप वही होगा कि आप 18 और 12 का क्या ले लेंगे, एलसीएम। ये टोटल यूनिट ऑफ वर्क मान लेंगे 36। ए का वर्किंग रेट क्या इतना, 36 में इसके 18 नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर देंगे, 2 यूनिट पर डे हुआ इसका वर्किंग रेट। ए प्लस बी का 36/12, 12 दे रखा है, इससे डिवीजन दे देंगे, 3 यूनिट पर डे आ गया। अब ए और बी दोनों मिलके 3 यूनिट वर्क करने एक दिन में, जिसमें से ए ने 2 यूनिट किया, तो बी ने कितना किया होगा, 1 यूनिट पर डे। तो बी अगर एक दिन में 1 यूनिट वर्क करता है, तो टोटल 36 यूनिट कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 36 डेज में। तो ये बेसिक आइडिया था। अब आते हैं इसमें, और कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, नए क्वेश्चंस मैंने रिकॉल करा दिया, ताकि जिन लोगों ने किया वो इसको कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन इज ए एंड बी working together working separately can do a piece of work in 9 and 12 days. Respectively, if they works for a day alternately,
say A beginning the work, A starts the work, then in how many days the work will be completed. हालांकि हर एक क्वेश्चन में ये आपको ऑलमोस्ट हर एक बुक में इस तरह क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लेकिन सॉल्व करने का टेक्निक मैटर करता है। ठीक है, चलिए सॉल्व करें आप लोग उससे, उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ। ए और बी किसी काम को सेपरेटली 9 और 12 डेज में करते हैं। ठीक है, if they work alternately, if they work alternately इन द सेंस कि पहले दिन ए, क्योंकि काम को ए स्टार्ट कर रहा है, तो मान लो पहले दिन ए ने वर्क किया, फिर बी का नेक्स्ट डे बी वर्क करेगा, फिर तीसरे दिन ए वर्क करेगा, चौथे दिन बी वर्क करेगा, इस तरह चल रहा है सीक्वेंस। ठीक है ना, अल्टरनेटली। तो चलिए बताएं इसका आंसर क्या होगा। कंप्यूट करें फिर डिस्कशन करते हैं। और देखिए बैच वाइज, स्टूडेंट वाइज टीचिंग डिपेंड करता है ना, जैसा रिस्पॉन्स होगा उस हिसाब से क्लास होती है। तो क्योंकि आपके लिए है तो आपको जहां भी डाउट लगे वहीं रोक दें मुझे, जो पार्ट नहीं क्लियर हो। तो क्लास में फायजा, गौरव, कहकशा, नूर और ये दो लोग हैं, अपना सही नाम लिखा करें। विशाल है, योगिता है, राजेंद्र है। ठीक है, सॉल्व करें और आंसर, इसमें हैंड रेज ऑप्शन भी है, और अगर आप चाहें तो अपना आंसर भी लिख सकते हैं या बोल भी सकते हैं। क्लास में फ्री फील करें, देखिए जो डाउट है पूछें। एक आंसर है 11 डेज, राजेंद्र का आंसर 11 डेज। और कोई आंसर जिससे 11 से अलग है? एक नूर का आंसर है 7। फायजा का भी आंसर 11 है। तीन लोगों के आंसर है क्लास में, बाकी लोग भी रिस्पॉन्स करें। योगिता का आंसर आया 10 डेज। देखिए अब तक जो है 4 आंसर आए। ठीक है, चलिए देखिए फिलहाल अभी कोई भी आंसर सही नहीं है किसी का, ये सारे आंसर गलत है, लेकिन उम्मीद है सबने कोशिश की। चलिए ये अच्छी बात है, बाकी टीचर का सिखाना काम हो। देख, ए और बी दोनों मिलके उस वर्क को, अच्छा फायजा का आंसर 10 आया है। एक्चुअली इसका आंसर जो है वो 10 1/4 डेज है। ठीक है ना, तो फिलहाल कोई आंसर सही नहीं आया। कैसे 10 1/4 डेज आएगा देखते हैं। सब सीखे, कॉन्सेप्ट सीखे, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा है पार्टिसिपेशन आप लोग कर रहे हैं, ये क्लास में इंपॉर्टेंट है। तो टेक्निक सीखें, मतलब एक्चुअल करना क्या, सॉल्व करने के बहुत मेथड होते हैं। वो मैंने बताया कि वनडे मेथड यूज करे भी आप कर सकते हैं, एक दिन का काम निकाल के, और फिर जैसा रिक्वायरमेंट लेने के बाद फाइनल आंसर आने के बाद दोबारा रेसिप्रोकल कर लिया। लेकिन वो सब करने से बेहतर है वो जो एलसीएम मेथड बताया था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, वही आप यूज करें। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहला ये 9 डेज और 12 डेज आपको बताया था। पहला स्टेप एलसीएम ले, एलसीएम ऑफ 9 एंड 12, 9 12 का एलसीएम कितना होगा 36। तो ये एज्यूम कर लें कि टोटल वर्क जो है वो 36 यूनिट ऑफ वर्क है, 36 यूनिट ऑफ टोटल वर्क। ठीक है ना, जो बताया था जो एलसीएम।
ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है, दूसरा स्टेप मैंने बताया हमेशा वर्किंग रेट निकाल लिया करें। तो वर्किंग रेट ऑफ ए, कैंडिडेट ए का जो वर्किंग रेट है वो कितना होगा, 36 यूनिट वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 9, तो 36/9 आई मीन 4 यूनिट पर डे। ठीक है ना, समझाने के लिए मैं पूरा स्टेप लिख देता हूँ। उसी तरह वर्किंग रेट ऑफ बी, बी का जो वर्किंग रेट होगा वो होगा 36 बाई उसका नंबर ऑफ डेज 12 है, तो 12 से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 3 यूनिट पर डे। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, पहले दिन ए ने 4 यूनिट वर्क किया, फिर दूसरे दिन बी 3 यूनिट वर्क करेगा, फिर ए का टर्न आएगा वो 4 यूनिट वर्क करेगा, 3 यूनिट वर्क करेगा, इस तरह चल रहा है। ठीक है, देखते इस तरह भी देख सकते हो, लेकिन दूसरा अगर आप और आसान देखो, ए और बी दोनों मिलके, अब यहाँ पे ए और दोनों मिलके एक दिन में कितना यूनिट वर्क करेंगे, क्लास में पार्टिसिपेट करें, बताएं क्या, ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना यूनिट वर्क करेंगे, 7 यूनिट पर डे। देखिए 7 यूनिट पर डे, 3.5 यूनिट, क्योंकि यहाँ अल्टरनेट वर्क है ना, पहले दिन इसने 4 यूनिट किया और अगले दिन उसने 3 यूनिट किया, तो 2 दिन में, सॉरी 2 दिन में मिलके ये 7 यूनिट वर्क करेंगे, न कि एक दिन में 7 यूनिट करेंगे, क्योंकि पहले दिन इसने 4 यूनिट वर्क किया। तो यहाँ पे थोड़ा केयर करेंगे कि क्लास देखे ऐसे रिस्पॉन्स देंगे तो क्लास इंटरेक्टिव अच्छी होगी। तो ए और बी दोनों मिलके मैं ये कहूंगा 7 यूनिट वर्क पर 2 डेज, है ना, क्योंकि यहाँ अल्टरनेट वर्क है, वो तब सही होता जब दोनों मिलकर काम करते, तो एक दिन में दोनों 7 यूनिट करते, लेकिन यहाँ पहले दिन 4 यूनिट इसने किया, बल्कि 3.5 कहना भी एक दिन में गलत है। ठीक है, तो 7 यूनिट वर्क इन्होंने 2 दिन में किया, टोटल वर्क है कितना 36। देखिए आंसर कैसे निकालेंगे, अब ये 7 यूनिट पर डे यहाँ लिखा हुआ है, 7 यूनिट पर डे पर 2 डेज। अब ये बताओ कि 36 टोटल यूनिट है, 7 का मल्टीपल मैक्सिमम कितना जाएगा 35, तो मतलब ये जो 7/2 है, मैं अगर ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे भी बैलेंस करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 35 यूनिट ऑफ वर्क जो हुआ वो 10 डेज में कंप्लीट हो गया, समझे, 35 यूनिट ऑफ वर्क 10 डेज में कंप्लीट हो गया। लेकिन आपका टोटल वर्क है 36, अच्छा पहले दिन ए वर्क कर रहा है, दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन ए, तो 10 दिन बाद जब 11वां दिन होगा तो 11वें ऑड पे ए का टर्न आएगा ना, तो 10 दिन में तो 35 यूनिट वर्क कंप्लीट हो गया, बचा 1 यूनिट, 1 यूनिट वर्क लेफ्ट। आप यहां लिख सकते हो कि 35 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीटेड इन 10 डेज, और 1 यूनिट वर्क बच गया, 1 यूनिट वर्क लेफ्ट, तो किसका टर्न आएगा, इस 11वें दिन किसका टर्न आएगा, ए का। ए एक दिन में 4 यूनिट करता है, तो 1 यूनिट वर्क के लिए कितना टाइम लेगा, दिन का 1/4। ए अगर ए का वर्किंग रेट क्या है, एक दिन में कितना करता है 4 यूनिट वर्क, तो अगर 1 यूनिट वर्क करना हो तो क्या लेगा 1/4, तो 10 दिन तो 10 दिन तो ये हो गया, 10 दिन में 35 यूनिट वर्क, और फिर ए का टर्न आया तो वो एक दिन में 4 यूनिट वर्क करता है, तो 1 यूनिट वर्क कितने दिन में होगा, दिन के 1/4 में, तो 10 + 1, 10 एंड 1/4 हो गया, 10 एंड 1/4, तो आंसर कितना हो 10 एंड 1/4। एक्चुअली फ्रैक्शन का क्या मतलब हो, जैसे मैं कहूँ 1/4 का क्या मतलब होता है, 4 में से एक हिस्सा, फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, जैसे नहीं पढ़ाते हैं छोटे क्लासेस में कि 4 में से एक, ये इसको कलर कर दिया तो 4 में से एक हिस्सा को कैसे मैथमेटिकली क्या सिंबल यूज करते हैं, 4 में से एक हिस्सा, मान ले 2 कलर कर देता तो लिखता 2/4। ठीक है ना, फ्रैक्शन का ये यूज होता है। देख लें यहाँ तक किसी को डाउट है, अगर कोई डाउट है तो डिस्कस पूछ ले। देखिए सॉल्व करने के बहुत टेक्निक होता है, आपको चीजें मिनिमाइज करनी है, आप इस तरह से सोचे, 2-4 क्वेश्चन अभी मैं टेस्ट सीरीज जब कराऊंगा तो इस तरह से इसके पैरेलल क्वेश्चन दूंगा, तो 2-2 4-4 क्वेश्चन पहले टेक्निक सीख लें, उसके बाद जब आप करेंगे तो आपको खुद ही आप खुद कॉन्फिडेंट फील करेंगे। सर तो इसमें हम यही कर सकते हैं, लाइक 7 जैसे है तो 7 × 5 35, इसमें हम ये वाला ये स्किप कर सकते हैं, आई थिंक 7 × 5/2 × 5 सीधे 7 और हाँ मतलब वो समझाने के लिए, एक्चुअली देखो आपको क्या करना है, 2 दिन में मिलके 7 यूनिट वर्क कर रहे हैं, तो 35 7 के मल्टीपल में यहाँ 35 सीधे से दिख रहा है कि 35 यूनिट वर्क कितने दिन में हो जाएगा 10 दिन में, बच गया 1 यूनिट, तो 1 यूनिट, लेकिन 11वें दिन जो टर्न आएगा वो 1 आएगा, और 1 की एफिशिएंसी क्या कि एक दिन में वो 4 यूनिट वर्क करता है, तो 1 यूनिट वर्क कितना करेगा दिन के 1/4 में, तो मैथमेटिकली 1/4 लिखेंगे, तो 10 और 1/4, तो ये समझाने के लिए कि मतलब 5 मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया। yes, ठीक है, या सिंपली ये
2 दिन में 7 यूनिट कर रहे हैं ना, तो 7 से 36 में 7 से डिवाइड करें तो कंप्लीट डिवीजन 5 टाइम जाएगा, 7 5 35। एक दिन में 7 यूनिट, 2 दिन में 7 यूनिट, तो ऐसे 5 बार वर्क करेंगे तो टोटल 35 यूनिट 10 डेज में हो गया। और 11वें दिन एक टर्न आएगा, तो वो क्योंकि एक दिन में 4 यूनिट वर्क करता है तो 1 यूनिट वर्क दिन के 1/4 में करेगा। सो आंसर इज 10 1/4 ना। तो इस तरह थोड़ा सोचने की आदत डालें, जो अभी स्टार्टिंग जिन्होंने नहीं किया होगा वो आसानी से थोड़ा सा इस पे वर्कआउट करें, इस तरह बड़े आसानी से आपको दिख जाएगा आंसर। वैसे आंसर निकालने के तो ये भी है कि ठीक है, इस तरह आप 4 दिन लिखते चले जाओ, है ना। देखो कुछ भी नहीं आया तो वो उस केस में कम से कम ये तो आपको दिख रहा है ए बी, चलो ऐसे लिख लो, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो यहाँ पे इसको 4 3 4 3, अगर कुछ भी नहीं समझ आता ना तो जोड़ते चले जाओ इसको। 4 3 7 4 11 3 14 14 4 18, ठीक है 21 25 28 28 4 32 32 3 35 35 यूनिट वर्क यहाँ तक कंप्लीट हो गया। पहले दिन इसने वर्क किया, दूसरे 10वां यहाँ आ गया, तो 10 दिन में 35 यूनिट वर्क कंप्लीट हो गया। यहाँ तक टोटल सम जो आया 35 आ गया। अब 11वें दिन जो है वो ए का टर्न आएगा, लेकिन ए एक दिन में 4 यूनिट वर्क करता है और बचा काम आपका 1 यूनिट है, क्योंकि 35 यूनिट तो 10 दिन तक कंप्लीट हो गया, तो दिन के 1/4 में करेगा। तो मतलब आंसर निकालने के बहुत वेज होते हैं। कौन आपसे पूछ रहा है कि इसको मैथमेटिकली इक्वेशन लिखो, वो करो। एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स है, आप बिल्कुल कॉमन सेंस यूज करो, ऐसे जोड़ के निकालो। एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ना नहीं, मेरा कहने का ये सेंस है। इस तरह भी कर सकते हैं, एक दो बार ऐसे सोचोगे फिर आपको। सर ऐसे ही किया है मैंने। हाँ ठीक है, गुड। मैंने कहा ना कॉमन सेंस ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो और जब डिस्कशन होगा ना फिर आप नोट्स एक बार दोबारा देखोगे तो आपको चीजें रिकॉल हो जाएगी। और एक बार जब आपने पढ़ लिया तो खुद ही वो दिमाग काम करने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक अभी आप इस तरह के टेक्निक पढ़े नहीं होते तब तक वो चीजें टफ लगती है, ठीक है। तो इस तरह अल्टरनेट डे वर्क के क्वेश्चन मैंने करा दिए। एक दो क्वेश्चन में इफिशियंसी, हाँ एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ। सपोज ए और बी मिलकर किसी काम को 12 डेज में करते हैं, ठीक है ना, 12 डेज में। बी और सी मिलकर उसी काम को, आई मीन दे आर कंप्लीटिंग इट इन 15 days. सी एंड टुगेदर कंप्लीट सेम वर्क इन 20 days, है ना, सेम जॉब है। क्वेश्चन इज फाइंड इंडिविजुअल डेज टेकन बाय ए बी एंड सी टू कंप्लीट द सेम वर्क। अगर ये अलग अलग उसी वर्क को करें तो कितना वक्त लेंगे, ठीक है ना। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, और सी और ए मिलकर उसी काम को 20 डेज में कर रहे हैं। तो अगर ये अलग अलग उसी काम को एक कितने दिन में करेगा, बी कितने के दिन में करेगा, और सी कितने दिन में करेगा। चलिए एलसीएम लेके सब लोग प्रोसीड करें, एक बार करके खुद से ट्राई करके देखें, आंसर आ जाएगा, फिर मैं डिस्कशन करा देता हूँ। और सेम ट्रिक से टैप एंड सिस्टम के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। खुद से ट्राई करें, कम से कम एक आंसर बताएं, एक कोई आंसर बताएं। 2 मिनट में टाइम देता हूँ, खुद से लिख के करें। और नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन करें। नोट्स में शेयर कर दूंगा, जैसे कल पीडीएफ शेयर किया था। 4-5 क्लास करेंगे तो मेरी राइटिंग भी आपको समझ में आने लगेगी। कल वो कुछ को डिजिटल पेन स्लिप करने की वजह से खुद से ट्राई करें। जो आपका गलत सही आंसर आ रहा है पहले बोलो, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप देखो, फिर जब आप अपने सोल्यूशन को जो मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ उससे कंपेयर करो। यही सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है, एक बार कंप्लीट हो जाता है। देखिए एक किसी का आंसर आया 231, कैकशा का आंसर आया 231। मतलब ए ने 2 दिन में काम कंप्लीट किया, बी ने 3 दिन और सी में ने 1 दिन में। चलिए इस ऑप्शन को भी देखते हैं, और भी लोग ट्राई करें, कम से कम कुछ और आंसर आ जाए तो। अच्छा राजेंद्र का भी आंसर आ रहा है 231।
ठीक है। देखिए जैसे आप लोग कहा ना कि ए 2 दिन में करे, 2 आंसर आए मेरे पास जिसमें 2 3 1 है, मतलब ए 2 दिन में करता है। जैसे आप में से किसी ने आंसर दिया कि ए जो है 2 दिन लेगा, बी जो है वो 3 दिन लेगा और सी जो है वो 1 दिन लेगा। अच्छा अभी कुछ देर मैथमेटिक्स अगर हटा दें तो ए और बी अगर मिलके किसी काम को 12 दिन में करेंगे, और तो जब ये दो लोग मिलके उस वर्क को 12 दिन में करेंगे तो ए अकेला करेगा तो कम से कम 12 या 12 से ज्यादा ही दिन लेगा, ठीक है ना। उसी तरह बी और सी भी जैसे है, तो ये अगर अकेले काम करेंगे तो ये 12 15 और 20, इनसे आंसर तो जब भी आएगा ज्यादा ही होगा, इनसे कम नहीं होगा ना, एक जनरल भी आइडिया है। तो मतलब इस तरह के ऑप्शन तो वैसे ही डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि भाई दो लोग जब मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं तो ये उसे 2 दिन में कैसे कर लेगा, कम से कम 12 या 12 से ज्यादा दिन में करेगा अगर वो अकेले काम करता है। तो एक तो थोड़ा इस तरह भी सोचा करें, जो ऑप्शन दे रखे हैं ना उनको भी, जैसे ऑप्शन नहीं भी यहाँ पे मैंने दे रखा है, लेकिन जो ऑप्शन हो उनमें से भी उन्हीं को टिक करें जो कम से कम 12 या इससे ज्यादा हो। ठीक है, अब दूसरा तरीका आपको बताया था कि पहला आप तरीका क्या ले, एलसीएम ले। हाँ 30 20 60 किसी का आंसर है नूर का, गुड। एलसीएम ले, पहला स्टेप। ठीक, पहला स्टेप मैंने बताया, तो एलसीएम लेके 12 15 और 20 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 60 आ गया, और जो एलसीएम या उसके मल्टीपल को टोटल यूनिट ऑफ वर्क मान लेते हैं, ठीक है। अब ए और बी का वर्किंग रेट कितना हो गया, वर्किंग रेट पर डे कितना हुआ, 60 टोटल यूनिट है, और दोनों मिलकर उस वर्क को 12 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, 60 यूनिट बाई 12, ये हो गया 5 यूनिट पर डे, ठीक है ना, 5 यूनिट पर डे। उसी तरह बी और सी का, बी और सी का जो आएगा वो हो जाएगा 4 यूनिट पर डे, 60 बाई 15 4 यूनिट, और सी और ए का, सी और ए का जो आएगा वो 60 बाई 20 20 दे रखा है, ठीक है, तो 3 यूनिट पर डे। ये आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई। अब देखो जब यहाँ पे आप ऐड करोगे तो ए यहाँ 2 बार अपीयर हुआ है, बी भी 2 बार अपीयर है, और सी भी 2 बार आया है, ठीक है। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, और इधर इधर क्या हो जाएगा, ये मिल के 5 4 और 3 12 यूनिट पर डे वर्क कर रहे हैं। मतलब ए बी सी जैसे दो लोगों को, 2 ए और 2 बी और 2 सी अगर मिल के एक दिन में 12 यूनिट करते हैं, तो ए बी सी उसी वर्क को कितने दिन में, आई मीन उनका वर्किंग रेट कितना होगा, 6 यूनिट पर डे, ठीक है ना। ये 2 इधर आके 12 को कैंसिल कर देगा, 6 यूनिट पर डे। अब ये इतना इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गया, आपके पास टोटल काम 60 है यूनिट है, ए बी सी तीनों मिलके उस काम को 6 दिन में कर दे रहे हैं। तो ये बताओ, अगर मुझे जैसे मुझे ए का वर्किंग रेट निकालना है, ए का वर्किंग रेट, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन आ गया कि ए बी और सी मिलके एक दिन में 6 यूनिट वर्क कर रहे हैं, है ना, 6 यूनिट वर्क पर डे, जिसमें से बी और सी ने कितना किया, बी और सी का वर्किंग रेट कितना है, बी सी का है 4 यूनिट पर डे, 4 यूनिट पर डे। ए ने फिर कितना किया, बी ए बी सी ने मिलकर एक दिन में 6 यूनिट वर्क किया, जिसमें से बी और सी ने 4 यूनिट वर्क किया, तो ए ने कितना किया होगा, 2 यूनिट पर डे। ए का वर्किंग रेट आ गया, ए की एफिशिएंसी के 2 यूनिट, ए की वर्किंग रेट हो गया 2 यूनिट पर डे। ए एक दिन में 2 यूनिट करेगा, टोटल वर्क है कितना, 60 यूनिट, तो अगर एक दिन में 2 यूनिट वर्क करेगा तो 60 यूनिट वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 30 दिन में। इनफैक्ट 60 बाई 2 कर देंगे तो कितना आ गया, 30। ए जो आ गया वो 30 डेज में कंप्लीट करेगा। उसी तरह बी और सी का कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। बी और बी निकालने के लिए ए और सी घटा देंगे, यहाँ पे बी आ जाएगा, ए और सी का दे रखा वर्किंग रेट, ए सी घटा देंगे तो बी आ जाएगा, तो आंसर वही आएगा, ए बिल्कुल सही आंसर है। ए लेगा 30 दिन, बी लेगा 20 डेज, और सी लेगा 60 दिन। किसी को डाउट तो नहीं है। नूर का आंसर सही है, नूर सूफिया, ठीक है। आगे बढ़ूं मैं, देख ले अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेंगे यहीं पे।
देखो मैं यहाँ पे मैंने क्यों कहा इस ऑप्शन को 2 3 1, एक्चुअल में जो ऐसे कह लो कि एफिशिएंसी जो होता है ना वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। मतलब अगर ज्यादा इफिशिएंट होंगे या ज्यादा कैंडिडेट होंगे तो काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा ना। मैं ऐसे कह सकता हूं कि एफिशिएंसी जो है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या आई मीन ज्यादा एफिशिएंट होगे तो काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, या ऐसे कह सकते हैं कि अपॉन नंबर ऑफ डेज के या नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स के जो भी दे रखा हो, ठीक है। चलिए मैं इस पे कुछ आपको क्वेश्चन देता हूं। A is twice as efficient as B, ठीक है। A is twice as efficient as B and finish the task in 20 days, 20 days earlier than B, sorry, 20 days earlier than B. Find number of days required to finish the task by A. देखो क्या तरीका, A is twice as efficient as B and finishes the task 20 days earlier than B, ठीक है। So find the number of days required to finish the task by A. अच्छा यहाँ पे दो चीजें यूज होती है अक्सर, जो लैंग्वेज अगर आप देखोगे तो दो चीजें यूज होती है। एक तो जो क्वेश्चन में आते हैं वो ये हो सकता है कि आपसे ये लिखा ए इज ट्वाइस मोर इफिशिएंट, एक तो ये भी लैंग्वेज होता है ए इज ट्वाइस मोर इफिशिएंट देन बी। वैसे केसेस में अब मैं दोनों बता दे रहा हूं। चलिए आंसर किसी का है 20 डेज, वेरी गुड। अगर ये है तो ऐसे क्वेश्चन जैसे ये देखो ए इज ट्वाइस एज इफिशिएंट एज बी है, ए इज, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में सबसे आसान जो तरीका होता है, वैसे सॉल्व करने के बहुत से मेथड होते हैं, आप हमेशा बी को 1 यूनिट, बी का वर्किंग रेट हमेशा एज्यूम कर लिया करें 1 यूनिट पर डे, ठीक है ना। बी का वर्किंग रेट 1 यूनिट पर डे है, तो ए का जो होगा वो ट्वाइस है तो 2 यूनिट पर डे होगा। लेकिन अगर ये लैंग्वेज होता ए इज ट्वाइस मोर एफिशिएंट देन बी, तो फिर यहाँ 3 यूनिट पर डे लिखते, मतलब एक तो इतना है ही उसका दुगना और ज्यादा एफिशिएंट है, तो आप 1 में 2 ऐड करेंगे 3 यूनिट पर डे होगा, ये केयरफुल रखो, है ना। क्योंकि अब यहाँ पे मैं ये यूज नहीं कर रहा हूँ तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये लेके चलो। अब मैंने हिंट दे दिया, अब आंसर खुद से करें। नूर का आंसर 10 आया है और राजेंद्र का आंसर 20 आया है। ये जो आंसर 10 किस केस में, 3 एफिशिएंट या इसके केस में है? अब देखो यहाँ पे क्या है ना, जैसे इसका हमने बी को अगर 1 यूनिट पर डे इसका वर्किंग रेट एज्यूम किया तो इसको 2 यूनिट पर डे हो गया। अब सपोज किया कि ये x डेज में कंप्लीट कर रहा है किसी वर्क को, बी उसी वर्क को x डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो ये उसका डबल एफिशिएंट है तो जस्ट आधे दिन में कंप्लीट कर देगा। तो किसी काम को अगर बी 10 दिन में पूरा कर रहा है तो ये उसका दुगना काम करेगा, तो यूनिफॉर्म रेट से करेगा तो 5 दिन में काम कंप्लीट होगा। तो यहाँ अगर x होगा तो यहाँ पे कितना होगा, x/2 डेज। यहाँ डाउट तो नहीं है, या सिंपली इसको x/1 कर लिया और ये x/2 कर लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों का डिफरेंस, डेज का डिफरेंस है, ये 20 डेज जो है, ए जो है 20 से 20 दिन पहले काम कंप्लीट कर रहा है, उनके डेज का डिफरेंस है, यूनिट डेज में से डेज, तो ये डेज आ गया, यहाँ ये डेज हो गया। x एज पर क्वेश्चन x माइनस x/2 कितना आ रहा है, 20। इन दोनों के डेज का डिफरेंस कितना है, 20। तो सॉल्व कर लें, ये एलसीएम ले लें, या एक यूनिट है उसमें से आधा यूनिट घटा दिया तो कितना आ गया, x/2। या आप ये एलसीएम लेने में डाउट तो नहीं है किसी को, एलसीएम कैसे लेते हैं, या सिंपली ये जैसे ये किसी चीज की एक क्वांटिटी है तो ये किसी एक तरह का, उसमें से उसका आधा हटा दिया तो आधा बच जाएगा, तो x/2 हो गया। या आप एलसीएम लेते हैं 1 2 का 2 हो गया, जो जनरल मेथड आप यूज करते हैं, 2x हो गया, यहाँ 2 1 2 माइनस 1 × x हो गया। सॉल्व करेंगे 2x - 6 तो x/2 आ गया, तो x - x/2 कितना हो गया, x/2 = 20। तो यहाँ से क्या आ गया, x = कितना हो गया, 40 डेज। इसका मतलब जो कैंडिडेट बी है, वो उस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करता है, 40 डेज में। तो यहाँ x का वैल्यू आ गया 40, तो ये उसका दुगना एफिशिएंट है, तो ये काम 20 दिन में कंप्लीट कर देगा।
काम को कितने दिन में कर देगा, लेकिन पूछा क्वेश्चन किसके एक कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो आंसर कितना होगा 20। फाइंड नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द टास्क बाय ए कितना लेगा आंसर 20 डेज। ठीक है 20 डेज हो गए। सर इसमें ट्वाइस ऑफ मतलब 2x क्यों नहीं लिया है ए में, लाइक ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी, तो x बाय 2 की जगह 2x नहीं लेना चाहिए था हमें। हाँ देखो मैं वही समझा रहा हूँ ना कि जैसे सपोज किया कि एक कैंडिडेट है वो एक दिन में, कोई कैंडिडेट है वो एक काम को किसी 10 दिन में कंप्लीट करता, दूसरा कैंडिडेट उसका ट्वाइस एफिशिएंट है, तो ऑब्वियस है यूनिफॉर्म रेट मानेंगे तो आधे दिन में उसका काम कंप्लीट कर देगा। नहीं समझ में? ओके आ गया है ना, तो जो जल्दी जो ज्यादा एफिशिएंट होगा ना जस्ट उसके डेज से उस पर डिवाइड कर दें सबसे, या अगर ये काम 40 दिन में करेगा और ये उसका दुगना रोज काम करेगा तो ऑब्वियसली वो 20 दिन में कंप्लीट कर देगा। तो Yes, यहाँ x डेज है तो इसका x/2 डेज लगेगा, और दोनों के डेज का डिफरेंस कितना है 20, x की वैल्यू 40 होगी, मतलब ये 40 आ गया तो यहाँ कितना हो गया 40/2 20 हो गया। ओके सर थैंक यू। क्लास में पार्टिसिपेट करें, जिसका कोई भी डाउट है, देखिए ये क्लास देखिए जिनका ठीक है सीसेट बहुत अच्छा है वो डाउट वो तो, लेकिन जैसे आपको थोड़ा सा भी डाउट है ना तो आप इसको स्ट्रॉन्ग कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं, आपने हाई स्कूल सब चीजें पढ़ी, थोड़ा सा मैं वे ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो टेक्निक है थोड़ा सा अलग कर दूंगा, जो जनरल हम लोग हाई स्कूल के कोर्सेज में करते थे इक्वेशन फ्रेम करना, वो भी बीच बीच में हिंट दे दूंगा, लेकिन आप थोड़ा सा उससे हट के जो जो लेमन कैलकुलेशन है उसको ज्यादा हम लोग जो कॉमन सेंस वाले को। चलिए मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, खुद से ट्राई करें। ए इज thrice as efficient as B. A is thrice as efficient as B and can finish a task 16 days ahead of B. Find number of days required to finish the same task if both are working alternately. Starting from A, मतलब पहले दिन A वर्क करता है, फिर से देखिए A is thrice as efficient as B and can finish a task 16 days ahead of B, है ना, B से 16 दिन पहले एक काम कंप्लीट करता है। फाइंड नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द सेम टास्क इफ बोथ आर वर्किंग अल्टरनेटली। अब इसमें मैंने दो चीज लगा दी, एक तो अल्टरनेटली सेम क्वेश्चन था लेकिन अब ये चेंज कर दिया यहाँ पे, या जैसे अगर किसी को मान ले जैसे इसके पिछले वाला क्वेश्चन था ना उसको और आसान बनाओ, जैसे अगर यहाँ डाउट है तो आप इसको ना इसको 2x मान लो, इसको 2x मान लो तो ये x हो जाएगा, उसका आधा x हो जाएगा ना, ऐसे भी ले सकते हो, तो 2x - x तो इस तरह भी कर सकते हैं कि 2x - x कितना दे रखा है 20, x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू 20 आ गई, तो ये तो 2x है आपने एज्यूम किया है, तो ये 40 हो जाएगा और ये वाला x 20 आ जाएगा, तो भी आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं अगर ये फ्रैक्शन में नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। इसी का आंसर आया 6 डेज, 6 डेज। देखते हैं, मुझे तो डाउट है इस आंसर पे 6 पे, एनीवे और इका का आंसर और बता फिर मैं बताता हूँ। क्लास में पार्टिसिपेट करें क्योंकि आपको समझ सीखना है तो पार्टिसिपेट करें।
जो आ रहा है पहले गलत से कैलकुलेट करके देखें और फिर मेरे आंसर से मैच कराएं, देखें कहाँ क्या मैंने गलत सोचा है। एक आंसर 4 आया, एक आंसर 6 आया। सर क्वेश्चन दिखाइए ना। अच्छा ठीक है, एक मिनट। हाँ ये A is thrice as efficient as B and can finish a task 16 days ahead of B. Find number of days required to finish that same task if both are working alternately starting from A. एक आंसर 9 है, राजेंद्र का आंसर 9 है, कैकशा का आंसर 4 है और फायजा का आंसर 6 है, नूर का आंसर 10 है। चल देखिए, अब जो मैं जो समझा रहा हूं उससे मैच करा के देखिए कहाँ क्या गलत किया है, ठीक है ना। एक तो वही तरीका मैंने बताया था, इस तरह क्वेश्चन में हमेशा क्या करते, बी को एज्यूम कर ले 1 वर्किंग रेट 1 यूनिट पर डे, ए उसका 3 गुना एफिशिएंट, मतलब ये हो जाएगा ये उसका 3 गुना वर्क करेगा 3 यूनिट पर डे, ठीक है। तो या तो आप ये ऐसे एज्यूम कर लो कि ये अगर किसी काम को x डेज में कंप्लीट करेगा तो ये कितना डेज में कंप्लीट करेगा, वो काम टोटल इसका 1/3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। डाउट तो नहीं यहाँ पे, ये अगर इसको x डेज में कंप्लीट करेगा तो ये उसका 3 गुना वर्क कर रहा है ना। तो मान लो अगर इसने 9 दिन में काम किया तो ये 3 दिन में कंप्लीट कर दे, क्योंकि 3 गुना वर्क रेट से। या अगर और आसान बनाना तो चलो, अगर आपको x, तो यहाँ पे सपोज किया ये 3x डेज में, ये 3x डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो ये उसका 1/3 मतलब x डेज में कंप्लीट कर लेगा। आप ऐसे ले लो। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, एज पर क्वेश्चन 3x - x, दोनों में कितने डेज का डिफरेंस है वर्क कंप्लीट करने में, 16। सो 3x - x, किसी चीज के 3 में से एक हिस्सा ये कम कर दिया तो 2 बच गया, 2x - 2x इज इक्वल टू 16। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 8। x की वैल्यू 8 होगी, तो ये 8 3 जा 24, मतलब ये 24 डेज लेगा और ये कितना लेगा, 8 डेज। ए उसी काम को करने में 8 डेज लेगा, जबकि बी उस काम को करने में 24 डेज लेगा, ठीक है ना। देखिए अभी तक भी योगिता का आंसर भी 9 है, ठीक है। तो ये 24 डेज 8 डेज। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, ये तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ गया। फाइंड नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द सेम टास्क इफ बोथ आर वर्किंग अल्टरनेटली। तो अब ये वर्किंग ये 24 डेज में वर्क कंप्लीट करता है, ये 8 डेज में, तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना रहा होगा। एलसीएम ले लिया 8 और 24 का, ये आपको पहले का टेक्निक बताया, तो 8 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 ही होगा। 24 या 24 कोई मल्टीपल भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए और बी मिलके कितना वर्क करेंगे, देखिए 24 डेज में टोटल वर्क 24 यूनिट है, और ये अल्टरनेट वर्क कर रहे हैं ना, ए और बी अल्टरनेट कर रहे हैं। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन अल्टरनेट का क्वेश्चन स्टार्टिंग में मैंने कराया था। एक का डेज कितना दे रखा है, वर्किंग रेट पहले ए और बी का निकाल लें। वर्किंग रेट ए एक दिन में 3 यूनिट वर्क कर रहा है, देखो ऐसा है ना, पहले वर्क को ए ने स्टार्ट किया, फिर बी करेगा, फिर ए है, फिर बी है। ए ने एक दिन में कितना यूनिट वर्क किया, 3। बी कितना करेगा, 1 यूनिट। तो दोनों मिल के 2 दिन में कितना करेंगे, 4 यूनिट। तो मैं यहां से कह सकता हूँ 4 यूनिट पर 2 डेज। ए और बी दोनों मिल के 2 दिन में 4 यूनिट वर्क करेंगे, हमेशा ना 2 दिन में, ये अल्टरनेट वर्क है। अब बता, दोनों मिलकर 2 दिन में 4 यूनिट वर्क कर रहे हैं, तो 24 वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, Excuse me, sir. 6 डेज। Excuse me, sir. यस सर ये 6 होगा ना, ये 6 यूनिट पर 2 डेज। हाँ, ए ने 3 यूनिट किया ना, पहले दिन ए ने किया, दूसरे दिन बी ने, तो 3 और 1 4 यूनिट किया 2 दिन में। ओके सर, ओके। तो टोटल वर्क 24 था, 24 यूनिट को 4 से 6 डेज में कंप्लीट हुआ। अच्छा 6 आंसर आया था, किसका आंसर 6 था, एक मिनट, 6 डेज फायजा का आंसर था, ठीक है। सर 12। हाँ कोई डाउट है, सॉरी 24 बाई क्या क्या पूछा था क्वेश्चन, दोबारा देखें। if both are working alternately starting from A,
सॉरी मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, टोटल 24 यूनिट वर्क है ना, तो 4 × 6 और 2 × 6 12 हो जाएगा ना, 12 डेज में कंप्लीट करेंगे, गलत लिख दिया। 24 यूनिट वर्क 12 डेज, ये अल्टरनेट वर्क कर रहे हैं ना, मतलब 4 में कितने से मल्टीप्लाई करें, 24 आ जाए, 6 से तो वही 6 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया करें, तो डायरेक्ट 24 वर्क into 12 days। तो टोटल if both are working alternately starting from A, then the time taken by both to finish the work is 12 days, so answer is 12 days। अपने से किसी का आंसर शायद 12 आया था, मैं देख लेता हूँ, इसका आंसर था 12। राजेंद्र का आंसर 12 है, ठीक है ना, देख सकते हैं क्वेश्चन में वेरिएशन। तो एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, खुद से ट्राई करेंगे, मैं एक नया टॉपिक 2-3 क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये तो मैंने इसको करा दिया, मैं अब आपको क्वेश्चन जो देता हूँ, चलिए एक जनरल क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव वर्क डन में। बहुत जनरल क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड 2-3 को क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन इज इन ईच जंप, एक जनरल क्वेश्चन है ना, है तो वैसे ही एपीजीपी में भी लोग पढ़ा देते हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव वर्क डन में भी आ जाता है। इन ईच जंप अ मंकी, और अक्सर आप किसी भी एप्टीट्यूड के एग्जाम में इससे मिलता जुलता क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके आता है, कॉन्सेप्ट सेम। अ मंकी क्लाइम्स 2 मीटर एंड स्लिप्स डाउन बाय 1 मीटर। ठीक है, हर एक जंप में वो 2 मीटर ऊपर जंप लेता है और 1 मीटर नीचे स्लिप आता है। सो फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ jumps needed to reach the top of a pole of height 14 meter। Option is 14, B is 15, C is 16 and D is none, none of these। अच्छा, इससे पहले ना एक इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले एक क्वेश्चन पहले जो इस साल आया हुआ है, जो आपका 2021 में जो क्वेश्चन आया, पहले मैं उसको सॉल्व करा दूं, ठीक है ना, पहले मैं उसको सॉल्व करा ताकि आपको जो टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन इस बार आया है, मैंने कहीं नोट किया था। जो सीसेट 2021 का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, जो अब तक पढ़ा है उसी टेक्निक पे है, सीसेट 2021। क्वेश्चन इज अ पर्सन कंप्लीट्स 7/8 part of a work in 21 days। If work increased by 50%, then number of extra days to finish the remaining work।
to finish the remaining work is option A 24, option B 21, option C 18, option D 15। ये इस बार 2021 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है सीसेट का। चलिए कंप्लीट करें इसको। A person completes 7/8 पार्ट ऑफ वर्क, मतलब किसी वर्क को अगर 8 हिस्से में आपने डिवाइड कर दिया तो उसमें से 7 हिस्सा वो 21 डेज में कर लेगा। So if work increased by 50%, काम अगर 50% और बढ़ गया तो एक्स्ट्रा डेज कितना लेगा बचे हुए काम को कंप्लीट करने के लिए? एक्स्ट्रा डेज कितना लेगा बचे हुए काम को कंप्लीट करने के लिए? यस, कितना आएगा आंसर? सॉल्व करें उसके बाद में डिस्कस करते हैं। अच्छा, फ्रैक्शन का मतलब तो क्लियर है ना। ये 7/8 का क्या मतलब होता है? 8 में से 7 हिस्सा। जैसे किसी भी चीज को अगर 8 पार्ट में डिवाइड कर दो उसमें से 7 हिस्सा, फ्रैक्शन का ये मतलब होता है ना। 7/8 का जो मीनिंग होता है, तो मैथमेटिकली उसको ये रिप्रेजेंटेशन है 7/8। कोई भी चीज जैसे 8 गोले बना दिए, उसमें से 7 को मैंने पेंट कर दिया, ठीक है ना। ये सबको, तो ये कितने पोर्शन रिप्रेजेंट करेगा? 7 हिस्सा, 7/8। ठीक है, तो अब देखो, या तो आप ऐसे कर लो कि भाई टोटल काम तो ये 8 हिस्सा, मतलब 8 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो टोटल काम क्या है? 8/8, मतलब 8 में से 8 हिस्सा अगर पूरा वो कंप्लीट करे टोटल काम होगा तो वो 1 होता है। 1 कह दो, या अगर 8 पार्ट में डिवीजन किया तो 8 में से 8। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7/8 पार्ट 21 डेज में कर रहा है, ठीक है। तो 1 मतलब कंप्लीट पार्ट कितने दिन में करेगा? तो 1 के लिए क्या होगा? 21 में क्या करेंगे? 8/7 कितना हो गया? 7 3 21, 24 डेज में, 24 डेज में। या तो ऐसे निकालो कि टोटल वर्क जो होगा, टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? टोटल वर्क 24 डेज में कंप्लीट होगा। या अगर नहीं आता तो यूनिटरी सिस्टम से कंपेयर कर लें, यूनिटरी सिस्टम से। तो उसमें क्या है भाई, 7 हिस्सा 21 दिन में कंप्लीट कर रहा है ना। 7 पार्ट्स कितने दिन में कंप्लीट हो गया? 21 डेज में, 21 डेज में। तो एक पार्ट कितने दिन में कंप्लीट होगा? 3 डेज में। और आपका एक्चुअल कितना पार्ट है? 8 पार्ट। 8 पार्ट कितना दिन में कंप्लीट होगा? यहाँ पे 1 से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में 8 से करेंगे तो 24 डेज आ गया। तो इस तरह सॉल्व कर लें, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ? टोटल वर्क जो होगा वो 24 डेज में कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट वो टोटल वर्क 24 डेज में करता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 50% काम बढ़ गया। तो देखो, अगर टोटल काम 24 दिन में कंप्लीट करता, 50% काम और बढ़ गया, तो अब वो टोटल कितना डेज लेगा? 24 तो पहले ले रहा था कंप्लीट करने में टोटल, और प्लस 50% काम बढ़ गया तो 12 दिन और लगेंगे। 24 + 12 तो अब 36 डेज लेगा। जो 50% वर्क बढ़ गया ना, वर्क बढ़ गया 50%, एफिशिएंसी नहीं, वर्क बढ़ गया, तो 36 डेज देगा। तो अब ये बताए कितना दिन काम कर चुका है वो? 36 दिन में से उसने 21 डेज काम कर लिए, तो बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा? 36 - 21, तो आंसर कितना होगा? 50। क्लियर हुआ? गुड, ठीक। अब आ जाए वो जो पीछे क्वेश्चन है, एक सिंपल सा क्वेश्चन, उसी पे 2 क्वेश्चन मैं और करा दूं, क्योंकि इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन अक्सर आपको मिल जाएगा। जनरली आपको हर एक एप्टीट्यूड एग्जाम में एक क्वेश्चन इस पे आ जाते हैं। तो जनरल क्वेश्चन, आप में से बहुत लोग इसका आंसर जानते भी होंगे, और क्या टेक्निक है वो मैं डिस्कस करा देता हूँ। इसे ये भी इसी का क्वेश्चन काउंट किया जाता है। सो एज पर रिक्वायरमेंट इन ईच जंप अ मंकी क्लाइम्स 2 मीटर एंड स्लिप्स डाउन बाय 1 मीटर। ठीक है ना। मान लो ये 10 मीटर का पोल है, ठीक है, 10 मीटर का पोल है। एक्चुअल में लॉजिक क्या होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का? मान लो उसने 2 मीटर जंप लिया,
2 मीटर उसने जंप लिया और 1 मीटर स्लिप करके आ गया, यहाँ पे 1 मीटर आ गया, तो उसका जो नेट जंप होगा ना, नेट डिस्प्लेसमेंट कह दो या नेट जंप कह दो, हर एक जंप में जो नेट वो कितना जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट वो जो उसका रहा वो 1 मीटर हुआ, क्योंकि 2 मीटर ऊपर के और 1 मीटर फिर स्लिप करके आ गया, तो वो 1 मीटर है ना। नेट डिस्प्लेसमेंट उसका कितना होगा, 1 मीटर। अब करते क्या है कि जैसे वो जंप 2 मीटर, हर बार 2 मीटर जंप लेगा, तो जब ये एक एक करके जब ये 10 पे पहुंचेगा, सॉरी कितना है, पोल की हाइट 14 मीटर, सॉरी पोल की हाइट 14 मीटर है, तो देखो होगा क्या ना, जब ये 12 पे पहुंचेगा, जब ये 12 पे पहुंचेगा जंप लेके, जब ये 12 मीटर पे पहुंचेगा, इसके बाद जैसे ही इसने जंप लिया तो ये इस पे पहुंच गया, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी होगी ना, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ जंप, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स रिक्वायर्ड नीडेड टू रीच द टॉप ऑफ अ पोल। पोल पे पहुंचने के लिए मिनिमम जंप कितना लेगा, तो जैसे 12 मीटर पे पहुंचने पे जितने जंप लगे उसमें एक और ऐड कर दोगे तो 14 पे आ जाएगा, इसके टॉप पे पहुंच गया। तो ये टेक्निक है, तो हमेशा इसमें करते क्या, बैक काउंट करते, जैसे 14 में से ना ये जो जंप में जितना ऊपर जा रहा है 2 मीटर, पहले 14 में से हमेशा 2 घटा के काउंट करते हैं, मैंने कहा 14 में से पहले 2 मीटर हमेशा घटा दे, तो ये आगे 12 मीटर। 12 मीटर के लिए आप पहले कैलकुलेशन कर लें, हमेशा इसका ट्रिक ये होता है, 12 मीटर के लिए कैलकुलेशन कर लें। एक जंप में कितना गया, 1 मीटर, मैं कह सकता हूं नेट डिस्प्लेसमेंट हालांकि नेट डिस्प्लेसमेंट इन वन जंप, नेट डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर इन वन जंप, लिख देता हूं ताकि कभी जिन लोगों ने इस तरह क्वेश्चन सॉल्व किया वो देख ले। तो एक जंप लेगा तो 1 मीटर फाइनल ये ऊपर गया, 2 मीटर ऊपर गया, एक स्लिप करके आ गया, फिर दोबारा यहां से जंप लेगा और फिर एक नीचे आएगा, तो मतलब हर एक जंप में 1 मीटर गया, तो 12 मीटर चलने के लिए कितना जंप चाहिए, जंप लेगा 12 मीटर तक पहुंचने के लिए कितना जंप लेगा, सो फॉर 12 मीटर्स 12 जंप्स नीडेड। और जैसे 12 मीटर पहुंच गया, अगले जंप में वो 2 मीटर लेगा तो यहाँ पहुंच गया, उसके बाद वो रुके या स्लिप करे हमें उससे मतलब नहीं है, मिनिमम जो क्वेश्चन का कंडीशन वो पूरा हो गया। तो 12 तो ये प्लस जो नेक्स्ट जंप लेगा, तो आंसर क्या होगा, 13 जंप, ठीक है। इसमें एपीजीपी यूज नहीं करेंगे, एपीजीपी यहाँ 12 तक लगेगा, एपी जो है, तो ये सब जनरल कैलकुलेशन के क्वेश्चन है, आप सिंपली इस टेक्निक से कर लिया करें। तो आंसर क्या है, नन ऑफ दीज, है ना, क्योंकि इसमें 13 ऑप्शन दे नहीं रखा, वैसे इसका अगर आंसर होता तो 13 होगा। डाउट तो नहीं है, अगर डाउट है तो आप पूछ लें, मैं दोबारा समझा दूंगा। एप्टीट्यूड मैथ के क्वेश्चंस में आपसे कैलकुलेशन नहीं कराते, ये जनरल क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा आपको एक आइडिया होना चाहिए इस तरह क्वेश्चन क्या सॉल्व करने, क्या टेक्निक है। समझ में आ गया तो मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ूं। यस सर। तो मैं एक क्वेश्चन इसी पैरेलल देता हूं, आप लोग खुद से सॉल्व करें। हमेशा बैक, ऐसे क्वेश्चन हमेशा जो है बैक काउंटिंग कर लिया करें। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, आप लोग खुद से सॉल्व करें। A tortoise can climb up to 5 meters in first hour. Next hour, it climbs down to 4 meters. It is trying to reach a platform of 15 meters. Find number of hours required find numbers of hours required to the tortoise
to climb up the platform. चलिए सॉल्व करें, अगर समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन सॉल्व करें। बिल्कुल कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन इसमें मैंने चेंज कर दिया। इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है, पहले घंटे में वो 5 मीटर ऊपर जा रहा है और फिर नेक्स्ट आवर में वो 4 मीटर नीचे आ रहा है। तो अगर इस तरह है, मान लो वो एक तरह से पोल ही समझ लो इसको, ये 15 मीटर का पोल है, पहले में वो 4 मीटर ऊपर गया, 5 मीटर ऊपर गया, फिर 4 नीचे आया, 5 ऊपर गया और फिर 4 नीचे आ गया। तो हर 2 घंटे में वो एक नेट डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर रहा, हर एक 2 घंटे में नेट डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर रहा। तो नंबर ऑफ आवर्स कितना होगा इस टॉप पे पहुंचने के लिए? चलिए सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूं। एक्चुअली देखो, क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छा होना बहुत जरूरी है ना, जिसमें जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो आपका कवर हो जाए, तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते, उन्हीं में से आते हैं, वो आप वहां कर लोगे। एक किसी का आंसर है 21 आवर्स पहले वाले का। चलिए मैं इसको क्वेश्चन 1 कह देता हूँ, इसको क्वेश्चन 2 कह देता हूँ। ठीक है, मुझे नहीं मालूम मैं पीछे मैंने कितने क्वेश्चन करा दिया, मैंने नंबरिंग कर दिया आपको 1 2। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द वुडन स्टिक। मुझे उम्मीद है आप में सबका आंसर आ जाना चाहिए। A snail is trying to reach at the top level of a wooden stick, which is 95 centimeter of height. A snail can climb up to 5 centimeter in first hour, but climbs down 3 centimeter in next hour. तो दोनों पैरेलल क्वेश्चन। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द वुडन स्टिक। अच्छा, किसी ने आंसर अभी दिया था इससे पहले वाले का आंसर, फायजा का आंसर 21 आवर है। और किसी का आंसर कुछ आया है 21 से हटके, या 21 ही आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का? चलिए पहले इसको करें, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 का आंसर (21 आवर्स) एक आंसर अभी आया, और भी किसी का आंसर, कशा का आंसर कितना है? एक ही आंसर आया अभी तक। जिन लोगों ने पहला क्वेश्चन कर लिया वो सेकंड क्वेश्चन ट्राई करें। ठीक है, दूसरा आंसर नूर सुफिया का 14 आवर्स। 14 आवर्स किसका आंसर है, फर्स्ट और सेकंड? फोर्टीन आवर्स फर्स्ट का। अच्छा ठीक है, एक 21 है और एक 14। चले मैं देखें क्या, इसलिए क्या क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को ना, थोड़ा सा। देखिए पहले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, टेक्निक देखें क्या है। मैंने कहा कि आपको ट्रिक बताया था ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या काम करें। 15 मीटर हाइट है ना, 15 मीटर हाइट, 15 मीटर है, तो ये पहली बार जितना क्लाइंब कर रहा हो या जितना जंप ले रहा है 5 मीटर, ये हमेशा ऊपर से कम कर देते हैं। हमेशा शॉर्ट ट्रिक इसका है 5 मीटर यहाँ से कम कर दिया करें, तो ये 10। तो पहले 10 के लिए सॉल्व कर ले, 10 मीटर पहुंचने के लिए टोटल वो कितना जंप लेगा। अब हो क्या रहा है कि फर्स्ट आवर में वो 5 मीटर ऊपर गया, फर्स्ट आवर में 5 मीटर और फिर ऊपर गया और 4 मीटर फिर नीचे आ गया। तो नेट जंप जो हुआ, नेट डिस्प्लेसमेंट कह लें, हालांकि डिस्प्लेसमेंट तो खुद ही इनिशियल से फाइनल की दूरी होती है, तो पर मैं लिख दे रहा हूँ नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो 1 मीटर इन हाउ मच टाइम, 1 मीटर इन 2 आवर्स होगा। पहले घंटे में 5 मीटर ऊपर गया और फिर नेक्स्ट आवर में 4 मीटर पीछे आया, तो आपको नेट डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर इन 2 आवर्स। तो 10 के लिए कितना होगा, एक की जगह यहाँ 10 किया तो एक में मल्टीप्लाई किया 10, तो 2 में मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 20 आवर्स हो गया। तो 10 मीटर जाने के लिए उसे कितना टाइम चाहिए, 20 आवर्स। तो यहां तक जाने के लिए उसे 20 आवर्स लगे। अब अगली बार जब अगले घंटे में 5 मीटर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे पहुंच गया, उसके बाद वो वापस आता है, वहीं रहता है या जंप लेता है, हमें इससे मतलब नहीं। जो क्वेश्चन का मिनिमम रिक्वायरमेंट है वहां पहुंचने, फाइंड नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड टू
by the tortoise to climb up the platform. In fact, find minimum number of hours. सही यहाँ पे ये है find minimum, कम से कम इतना find minimum, इस तरह क्वेश्चन में मिनिमम। तो 20 आवर तो ये प्लस नेक्स्ट आवर में 5 मीटर और चलेगा, तो आंसर हो जाएगा 20 + 1, आई मीन 21 आवर्स रिक्वायर्ड, 21 आवर्स रिक्वायर्ड। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। हमेशा तीनों क्वेश्चन में सेम टेक्निक बताया, हमेशा बैक पहले कम कर, ये जो फर्स्ट आवर में जितना जा रहा है उसको कम करके जो बच गया उसके लिए सॉल्व कर ले और फिर उसमें नेक्स्ट वाला ऐड कर दे। देश दीपक का आंसर है 92, सेकंड वाले का। ट्राई करें सब लोग, देखें 92 आ रहा है सबका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देश दीपक का आया है 92। मैं नाम लिख दूं वरना वो बाद में कंफ्यूजन हो जाता है ना। 92 है। और किसी का क्लेम? एक क्लास में जब टीचर होते हैं ना तो अपने डाउट्स ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन करें। लाइव क्लासेस का यही एडवांटेज होता है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो आपको हर जगह मिल जाएंगे। फायजा का आंसर है 91। लेट मी राइट। और किसी का आंसर इन दोनों से हटके? अब सेम टेक्निक पे कैलकुलेशन करें, आपको ट्रिक मैंने बता दिया क्या करना है। Snail is trying to reach at the top level of wooden stick, which is 95 centimeter of height. 95 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। चलिए इसको यहाँ कर देता हूँ। सपोज किया ये हाइट जो है ये 95 सेंटीमीटर है, 95 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट आवर में कितना ऊपर गया? फर्स्ट आवर में 5 सेंटीमीटर ऊपर गया, तो पहले हमेशा 5 कम कर देंगे आप, मतलब 90 के लिए पहले सॉल्व करो, 90 के लिए। तो फर्स्ट आवर में 90 5 ऊपर गया, 5 ऊपर गया और फिर नीचे स्लिप करके कितना आ गया? नेक्स्ट आवर में 3 नीचे आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट 2 हुआ। मतलब फाइनली ये 2 घंटे में 2 सेंटीमीटर चला, 2 सेंटीमीटर। हाँ 91 और भी लोग आंसर कर है ना, ठीक है। 2 सेंटीमीटर इन 2 आवर्स। तो आपको 90 कितना होगा? 2 सेंटीमीटर 2 आवर में 2 से कितना मल्टीप्लाई करें 90 आ जाए? 2 सेंटीमीटर टोटल कितना है इसकी हाइट? क्या क्वेश्चन है? फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द वुडन reach at the top level of wooden stick which is 90. Snail can climb up to 5 centimeter in first hour but climb down 3 centimeter in next hour, ठीक है। तो 5 ऊपर गया और 3 नीचे आ गया, मतलब 2 घंटे में एक 2 सेंटीमीटर 2 घंटे में चला, या आप ऐसे कह लो कि इन जनरल 1 सेंटीमीटर 1 घंटे में हुआ। तो 90 सेंटीमीटर कितना हुआ? 90 सेंटीमीटर चलेगा इन 90 आवर्स, लेकिन पहुंचना तो 95 पे है। अगले आवर में 5 मीटर जब और जाएगा तो पहुंच जाएगा। तो आंसर इज 90 + 1, 91 आवर्स लेगा। इसका आंसर कितना हो गया? 91 आवर्स। तो उम्मीद है इस तरह क्वेश्चन आपको ट्रिक मालूम चल गया क्या करना है। एपी वगैरह नहीं यूज करेंगे, वो एपी यूज भी करना है, इसमें एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, क्या इसको इतना मैथमेटिकली क्वांट के क्वेश्चन थोड़ा सा कोशिश क्या करें कि मैथमेटिक्स कम यूज करें, कॉमन सेंस ज्यादा है, ठीक है। तो अब मुझे इसमें 2 लेक्चर और चाहिए होगा। एक लेक्चर में तो मैं वो बता दूंगा कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव। एक मिनट देखो, सेम टेक्निक से ना टैप एंड सिस्टम के क्वेश्चन हो जाएंगे, और एक आपका लेक्चर की मुझे जरूरत पड़ेगी वो जो मेन डेज वर्क वाला है, तो उसका क्या ट्रिक है वो बता दूंगा। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन करा दूं ताकि आप कुछ क्वेश्चन करके आए, कोई भी एक बुक उठा लेंगे। वैसे मैं बुक बता भी दूंगा आपको क्या। मैं ये कह रहा था कि एक इसी से रिलेटेड है टॉपिक टैप एंड सिस्टम्स, इस पे क्वेश्चन आते हैं और सेम टेक्निक यहाँ पे भी फॉलो होता है, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टार्टिंग के जरा पहले 2 मिनट देख लें क्या करना है। टेक्निक सेम यूज होगा जो पीछे यूज किया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ टैप ए से कैन fill the tank in 5 hours. And tap B can empty the full tank in 10 hours. Can empty
the same tank in 10 hours. ठीक है ना? So calculate the time required to fill the tank if both taps are running simultaneously. क्वेश्चन समझ में आ गया? किसी टैंक को फिल करने में ए जो है 5 आवर्स लेता है और बी उसी टैंक को खाली करने में कितना लेता है? 10 आवर्स। फुल टैंक को एम्प्टी करने में 10 आवर्स लेता है। तो दोनों को अगर ऑन कर दिया जाए, अच्छा कॉमन सेंस क्या कहता है कि इसका आंसर 5 और 6 से तो ज्यादा, 5 और 10, मतलब या तो इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा उससे या उससे ज्यादा होगा, 5 से कम तो नहीं होगा, ठीक है ना? क्योंकि 5 घंटे में तो तब ये फील हो रहा है ना जब ये वर्क नहीं कर रहा है, सेकंड वाला ये टैब बी। तो जब ये भी हो गया एक तरह से ये भर रहा है और दूसरी तरह से खाली कर रहा है, तो ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लगेगा। तो कहने का मतलब ये सब क्वेश्चन बहुत सिंपल है और सेम टेक्निक यूज करेंगे पीछे यूज किया। पहला आप वही काम करेंगे, दोनों का क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेंगे, और जो एलसीएम आया सपोज का टोटल यूनिट ऑफ वाटर इन टैंक है। तो पहला स्टेप, हाँ बहुत से लोगों का आंसर आ गया, वेरी गुड। अच्छा देखिए केकशा का आंसर आया 10 और फाइजा का आंसर है 3 1/3। तो दो डिफरेंट आंसर क्यों आ रहा है वो देख लेते हैं। तो मैंने कहा कि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जो उनको उसको एम्प्टी करने का या फिल करने का जो टोटल टाइम उनका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये उसे वर्क डन मान ले, W फॉर वर्क डन। तो एलसीएम मैं 5 और 10 का ले लेता हूं, तो कितना हो गया? 10 यूनिट ऑफ वाटर वर्क, है ना? ये एज्यूम कर लिया कि जो उनका एलसीएम है या एलसीएम का मल्टीपल को टोटल यूनिट ऑफ वाटर टू बी फिल्ड। मान लो वाटर फिल करने के का कितना आपको वाटर फिल करना है? 10 यूनिट। अब वो यूनिट चाहे लीटर हो चाहे जो भी हो, तो ए का वर्किंग रेट कितना होगा? ए 10 यूनिट वाटर को 10 यूनिट वाटर को कितने टाइम में फिल कर रहा है? ए के हिसाब से 5 आवर्स में। इसका रेट क्या रहा होगा? 2 यूनिट पर आवर, 2 यूनिट पर आवर। उसी तरह बी का वर्किंग रेट जैसे करते थे बी का, तो बी का वर्किंग रेट क्या होगा? ये 10 यूनिट पानी को 10 आवर्स में एम्प्टी कर दिया, तो मतलब पर यूनिट ये 1 यूनिट कम कर रहा होगा ना। तो या मैथमेटिकली इसको चाहे तो -1 लिख दो, है ना, क्योंकि एम्प्टी कर रहा है तो आप इसको मैथमेटिकली मान। तो अगर दोनों ऑन हो जाएं, ए प्लस बी दोनों टैप को अगर आप ऑन कर दो, तो ये हर घंटे 2 यूनिट भरेगा और ये हर एक घंटे उसमें से 1 यूनिट कम कर देगा। तो नेट डिस्प्ले नेट वाटर कितना रहेगा ये पर घंटे? जब दोनों टैप ऑन होंगे तो कितना बच गया? 1 यूनिट पर आवर, ठीक है ना, 1 यूनिट पर आवर। ए और बी दोनों अगर दोनों टैप को ऑन कर दे, एक ये फिल कर रहा है और एक एम्प्टी कर रहा है एक तरफ से, या लीकेज पाइप के कह सकते हैं, तो ए और बी ये दोनों जो होगा ये 1 घंटे में 1 यूनिट ओवरऑल, जब दोनों ऑन है तो 1 घंटे में 1 यूनिट, और टोटल वर्क कितना आपका 10 यूनिट। तो दोनों मिलकर 10, अगर 1 घंटे में 1 यूनिट फिल कर रहे हैं तो 10 यूनिट कितने होगा? 10 आवर्स। आंसर इज 10 आवर्स। तो ना इस तरह के सारे क्वेश्चन के लिए सेम टेक्निक यूज करेंगे। तो मैंने एक क्वेश्चन समझा दे, एक और करा के एंड करता हूं आज का लेक्चर, और फिर आप इसको रिवाइज कर लेंगे तो नेक्स्ट क्लास में इसको और अच्छे क्वेश्चंस करा दूंगा। ये वो तो एक्चुअली मैंने एमटी नहीं पढ़ा था, सॉरी, वो इतना ही होगा। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। मैं एक क्वेश्चन और कर देता हूं ताकि ठीक है, मैं सेकंड क्वेश्चन को ऐसे लिख देता हूं। सपोज ए टैप ए कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स alone.
Similarly, tab B can fill the same tank in 20 hours working alone. tab C जो है वो it empty the tank by working alone. Tab C take 30 hours to empty the full tank. Tab D, it took 25 hours to empty the full tank. Now find the time required to fill the tank if all tabs are running simultaneously. ठीक है, तो मुझे उम्मीद आप कर लेंगे, खुद से करें। इसी तरह में जो पीछे क्वेश्चन कराया कि मतलब आई मीन टैब ए मान ले फर्स्ट 3 आवर्स वर्क किया, फिर टैब बी जो है वो बाद में आ गया, फिर दोनों मिलके काम किया, या टैब ए और बी दोनों स्टार्टिंग से वर्क कर रहे हैं, 3 घंटे बाद टैब बी को बंद कर दिया, तो कितना टाइम लगेगा। तो वो सब क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट है, मैं करा दूंगा उस तरह क्वेश्चन, इसको खुद से सॉल्व कर ले तो फिर कंप्लीट करते हैं ये लेक्चर। आज 2 क्वेश्चन से मैंने एक जनरल आइडिया दे दिया कि टैप एंड सिस्टम के सारे क्वेश्चन उसी टेक्निक से हो जाएंगे। अब इसमें एक मेन और वुमेन, मेन एंड वुमेन वो क्वेश्चन कराना है आपको जो वहां से आते हैं, मेंडेज वर्क वाले, उसका क्या ट्रिक है, आई मीन पहले कॉन्सेप्ट क्या ट्रिक है, उसमें 5-6 तरह क्वेश्चन वेरिएशन होते हैं। इसी का आंसर आया है ऑलमोस्ट 12 आवर्स 6 मिनट, 12 आवर्स 6 मिनट, देश दीपक। uh, 12 आवर्स 6 मिनट, दोबारा कैलकुलेशन चेक करो, मुझे डाउट है इसको। और लोग भी सॉल्व करें, ट्राई करें, अभी तो है ना टाइम, अभी तो 5 मिनट है। अच्छा, फैजा का आंसर है 13 1/23। 13 1/23, गुड। देश दीपक, आप अपने क्वेश्चन को दोबारा कैलकुलेशन चेक करें, मुझे लगता है कहीं कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुआ है। आंसर इसका 300/23 आवर्स आ रहा है, आई मीन ऑलमोस्ट 13 आवर्स सम मिनट, 13 1/23 यही है। ठीक है ना, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप एलसीएम लेंगे, इन सब का एलसीएम लेंगे। हाँ ठीक है, सही है, एलसीएम ले लेंगे इन तीनों का। मैं जो और लोगों ने समझा देता हूँ। तो ये क्या है, इन सब का पहला स्टेप क्या करें, 10 20 30 25 सबका एलसीएम ले लें, तो कितना आ जा रहा है एलसीएम। अगर एलसीएम वगैरह में भी किसी को डाउट है तो पूछ लेंगे, मैं बता दूंगा। मैं कोई मैथ्स के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आप न पूछे, जो भी छोटे मोटे डाउट्स होंगे आप पूछ लेंगे। हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक है, हाँ ठीक है, सही आंसर है आपका। ठीक है ना, तो ये टोटल यूनिट ऑफ वर्क वाटर टू बी फिल्ड है, और एज पर क्वेश्चन ए बी सी और डी ये कितना टाइम लेंगे। देखो अब ये तो आप पीछे हमने बेसिक बनाने के लिए आपको एक एक स्टेप लिख के समझाया, अब आप डायरेक्ट लिखो। 300 यूनिट टोटल वर्क है, 300 को 10 के रेट से करेगा ये, 300/10 30 हो गया, ये भी वाटर फिल कर रहा है। दूसरा देखो इसी 300 को 20 से ये करेगा। अब कैलकुलेशन को शॉर्ट कैसे करेंगे वो तो समझाने के लिए अब तक लिखता गया मैं, 30 + 15 है ना, 20 को 300 है, 15 आ गया। अगला ये 300 को 30 के रेट से एम्प्टी कर रहा है ना, तो माइनस लगेगा, 300 को 30 से तो -10, और नेक्स्ट 300 को 25 के रेट से, तो 25 12 जा
300 तो -12 हो गया, तो कितना आ गया ये 23 यूनिट पर आवर, क्योंकि सब साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं, तो 23 यूनिट पर आवर। ठीक है, टोटल कितना था, 300 यूनिट भरना था 1 घंटे में, अगर 23 यूनिट फिल करेंगे तो 23 यूनिट्स कितना होगा, 300/23, तो ये आपका आंसर हो गया। इतना आवर्स लगेगा, इसको सॉल्व करने के तो ऑलमोस्ट ये 13.04 आवर्स आएगा। आगे टेक्निक समझे, वो तो समझाने के लिए बार बार मैं ए बी सी डी का अलग अलग रेट लिख रहा था, जैसे इससे पहले क्वेश्चन किया था। अब आपको टेक्निक मालूम हो गया तो आप डायरेक्ट प्रैक्टिस करो, डायरेक्ट यहाँ लिखो। अगर वो टैंक वाटर फिल कर रहा है, टैप वाटर फिल कर रहा है तो प्लस साइन के साथ, और एम्प्टी कर रहा है तो माइनस साइन के साथ, फाइनली निकाल के आंसर कैलकुलेट कर लिया। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया होगा। सर हाँ, कोई डाउट है क्या? सर वो सेकंड क्वेश्चन में एक्चुअली में वो डिस्कनेक्ट हो गया था नेटवर्क इशू की वजह से, तो उसका मेरा समझ नहीं आया था। वो a + b 12 डेज में करते हैं, b + c 15 और c + a 20 वाला जो क्वेश्चन था ना। इसके पीछे जो क्वेश्चन कराया था, जी सर, सेकंड क्वेश्चन था वो स्नेल वाला। नो, इसके पीछे वाला नहीं, जो आपने स्टार्टिंग में ही सेकंड क्वेश्चन जो कराया था, a + b 12 डेज में करते हैं, b + c 15 में, तो उनका अकेला जो निकालना था a b और c का। अच्छा अच्छा जी। अब ये क्वेश्चन एक मिनट, शायद इसी के आसपास कोई, ये नहीं, ये शायद, यस सर। हाँ, ए किसी वर्क को अगर 18 डेज में कंप्लीट करता है और ए और बी दोनों मिलकर उस वर्क को 12 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो नो अगर सर, बी, हाँ ये क्वेश्चन नहीं था। वो a + b 12 में करते हैं मिलके, और b + c 15 में करते हैं, और c + a 20 डेज में करते अच्छा हैं। अच्छा, ठीक है जी सर। ये क्वेश्चन, जी सर। हाँ एक्चुअली ये क्वेश्चन क्या है कि ए और बी मिलके किसी वर्क को 12 डेज में कंप्लीट करते हैं, बी और सी मिलके किसी वर्क को 15 डेज लेते, सेम वर्क की बात हो रहा है, जब तक दिया ना जाए ऑब्वियसली मान के चलेंगे कि उसी काम के लिए बात हो रही है। बी और सी मिलके उसी काम को 15 डेज लेते हैं, और सी और ए मिलके उसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो ए बी सी अगर अलग अलग वर्क करें तो कितना कितना टाइम लेंगे, क्वेश्चन ये है ना। सेम वर्क को अगर वो एलोन कर रहे हैं तो कितना कितना वर्क लेंगे। तो इसमें मैंने ये कहा था, देखो एक तो कभी भी आंसर 12, 15 और 20 से कम नहीं होगा, क्योंकि जब दो लोग मिलकर मिनिमम 12 दिन ले रहे हैं, तो जब अकेला करेगा तो 12 से ज्यादा ही लेगा। ए और बी में से कोई अगर उसको अकेला करेगा तो 12 या 12 दिन से ज्यादा ही लगेगा। यस सर। ठीक है ना, तो इस तरह का आंसर जो 12 या 12 से कम है वो तो ऑप्शन में से वैसे ही हटा देते हैं, जो उससे ज्यादा उनमें पॉसिबिलिटी होती है। तो आपको बताया था कि जब भी कंप्लीट डेज दे रखा है ना किसी वर्क का, तो इन सब का एलसीएम ले लेते हैं। तो 12, 15, 20 का एलसीएम लिया 60, और ये जो आया ये टोटल यूनिट ऑफ वर्क एज्यूम कर लेते हैं, फिर सबका वर्किंग रेट निकालते हैं। 60 यूनिट यहाँ तक आ गया था, टू होल वाला a + b + c = 12 यूनिट्स पर डे हो गया था। हाँ ये हो गया था ना, तो ये जैसे एक ए जैसे दो लोग हों और बी के सेम एफिशिएंसी के, तो ये 2 टाइम्स a + b + c अगर 12 डेज में करेंगे तो ए बी सी कितने दिन में वर्क करेंगे, 6 यूनिट पर डे, क्योंकि यूनिफॉर्म है ना। 2 ए जैसे एफिशिएंसी के लोग हैं, 2 बी जैसे एफिशिएंसी के लोग हैं, 2 सी जैसे, ये मिल के है, ये किसी वर्क को 12 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो फिर ए बी सी कितने दिन में करेंगे उसे, उसका जस्ट हाफ टाइम लेंगे, क्योंकि लोगों को हाफ कर दिया ना, आई मीन नंबर ऑफ टोटल। तो ये 6 यूनिट पर डे हो गया। अब आपके पास इंफॉर्मेशन हो गया कि ए बी सी मिलके एक दिन में 6 यूनिट वर्क कर रहे हैं। ए के लिए निकालना है तो बी और सी का अगर मैं माइनस कर दूं तो ए आ जाएगा, बी सी का इंफॉर्मेशन दे रखा, बी और सी मिलके एक दिन में 4 यूनिट वर्क कर रहे हैं, जिसमें से ए बी सी तीनों मिलके एक दिन में 6 यूनिट कर रहे हैं, और बी और सी उनमें 4 यूनिट वर्क किया, तो ए ने कितना किया होगा, 2 यूनिट। ए का वर्किंग रेट आ गया। अब ए जो है वो एक दिन में 2 यूनिट वर्क करेगा, तो टोटल 60 यूनिट वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 30। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो पूछ लें, मैं यहाँ पे। उसी तरह अगर बी का निकालना हो, जैसे बी का कंप्यूट करना है, तो ए बी और सी का जो है वो मिलके एक दिन में 6 यूनिट वर्क कर रहे हैं ना, जिसमें से मुझे बी चाहिए, तो ए और सी वाला माइनस कर दें, तो ए सी का क्या है, ए सी का 3 यूनिट पर डे, ए + सी 3 यूनिट पर डे, तो घटा दें यहाँ से, ए कैंसिल हो गया, सी कैंसिल हो गया, बी और यहाँ पे 6 में से 2 कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 4 यूनिट पर डे है ना, डे में कैलकुलेशन चल रहा है। बी एक दिन में 4 यूनिट वर्क करेगा, तो 60 यूनिट वर्क कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, 60/4,
क्या हो गया 15 ओके सर। सॉरी 20 कितना, कुछ मैंने गलत कर दिया क्या? बी का वर्किंग रेट कितना दे रखा है? ए और सी का, ए सी सॉरी 3 है यहाँ पे, 3 कर लो। 3 तो 6 में से 3 जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो बी जो है वो 20 डेज। उसी तरह सी का कैलकुलेशन कर ले। सी के लिए ए बी सी में से ए और बी को घटा दें तो सी का आ जाएगा वर्किंग रेट, और उसको 60 में डिवाइड कर देंगे तो आंसर सी का आ जाएगा। तो चेक कर लेंगे ए बी सी जो है वो रेस्पेक्टिवली 30 डेज, 12 डेज, 60 डेज लेंगे अगर वो अकेले काम करते हैं तो। ठीक है, मैं इसे कंप्लीट कर लेक्चर क्लोज करता हूँ। और 2 लेक्चर मुझे लगता है और लगेगा। एक लेक्चर का मैं कल टैप एंड सिस्टम के क्वेश्चन करा दूंगा, और एक लेक्चर मेंडेस वर्क, और कुछ 1-2 क्वेश्चन अलग तरह के आते हैं जो कभी कभी रिपीट हो जाते हैं।